we have to study about work. ठीक है, तो इसमें जैसे एज पर एनसीईआरटी आप जैसे जानते हैं कि इसमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है. सो डॉट प्रोडक्ट वी हैव ऑलरेडी डन, सो हम लोग उसको अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे वापस से. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें कि वर्क क्या होता है, तो वर्क इज सेड टू बी डन if a force acting on a body is able to actually move it through some distance in the direction of the force, ये वर्क होता है. अब मान लीजिए जैसे कोई कहे कि सर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे तो हमने वर्क किया. नहीं, ऐसा नहीं है. अब आप दीवार पे अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो थोड़ी ना वर्क डन हो जाएगा. वो होगा क्या वर्क डन? No, sir. बिकॉज वॉल तो भाई हिली नहीं अपनी जगह से इंच भर भी, तो वर्क डन तो हुआ ही नहीं. आई बात समझ में? तो वर्क डन तभी होगा जब आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उस फोर्स की वजह से बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगर मूव करता है तो हम उसे कहते हैं वर्क डन. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वर्क इज टू बी डन इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी if a force acting on a body is able to actually move it through some distance in the direction of the force. ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई. ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को ये चीज? हेलो. Yes, sir. अब अगर हम बात करें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, क्या बात करेंगे? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. सबसे पहले वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. ठीक है, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में जैसे मान लो सपोज यहाँ पर ये मैंने एक सरफेस ले ली, मतलब ग्राउंड ले लिया, एंड यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है. अब इस ब्लॉक पे अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया F, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इफ द ब्लॉक इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, तो यहाँ से सपोज ये हमने सेंटर पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे हम कहते हैं वर्क डन F इंटू एस. अब आप एक चीज समझिए कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही कैसी क्वांटिटी हैं? क्या वेक्टर क्वांटिटी हैं ये दोनों? यस और नो? Yes, ये sir. दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक, लेकिन अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं यहाँ पर ये जो फोर्स जो लग रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अब यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे. समझिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है F. ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि वेक्टर F डॉट वेक्टर S, अब इन दोनों के बीच में आप देखिए कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर पैरेलल. पैरेलल दैट मींस दे हैव एंगल थीटा इक्वल्स टू 0. तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? F S cos थीटा, और थीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 0. तो वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एस. वर्क कितना हो जाएगा? F इंटू एस. बोलो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes.
अब एक चीज समझिए, अगर मैं सेम कंसेप्ट लेता हूं, सपोज यहां पर मैंने क्या किया कि एक सेम कंसेप्ट यहां पे मैं ले रहा हूं और now I'm applying a force in this way, like this. Suppose ये हो गया आपका फोर्स F, ठीक है। एंड नाउ आप देखिए इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, द वन विच इज अलोंग द एक्स एंड द वन विच इज परपेंडिकुलर। तो ये एंगल जो थीटा बन रहा है ओरिजेंटल एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ में, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से, एंड दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ वाई। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes. इस चीज को आप ये समझिए कि अगर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो एंगल कौन सा बनाया है? थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस हम क्या लिख सकते हैं? F cos theta. एफ कॉस थीटा, F cos theta. राइट। एंड फोर्स अलोंग वाई एक्सिस अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? F sin theta. Theta. एफ साइन थीटा। बोलो ठीक है। ओके, नाउ जो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है दैट इज एफ कॉस थीटा, एंड दिस फोर्स लाइक, अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट in the direction of fx, right? And ये जो fy है, तो this force is perpendicular to the, किसके perpendicular है? Perpendicular to the displacement, yes or no? परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब बॉडी का जो मोशन है बेटा, वो मोशन तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस का तो कोई लेना देना है ही नहीं उसके साथ में। तो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? Fx. एफ एक्स मतलब हम क्या लिख सकते हैं? द वर्क इज इक्वल्स टू mod of force along x axis into mod of vector s, that means displacement। तो x axis के along कौन सा है? तो f cos थीटा, राइट। और ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, एंड ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट s, तो ये हो जाएगा f s cos थीटा। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है? यूनिट Joules. जूल होता है, ठीक है। क्या होता है? यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है जूल, ठीक। एंड 1 जूल इक्वल्स टू, हम 1 न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं क्या? यस और नो? बिकॉज होता क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, तो फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अभी आपने आपको पढ़ाया गया होगा डायमेंशंस के बारे में, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में, या एमकेएस टू सीजीएस, राइट। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁷ अर्ग। कितना होता है? ये पढ़ा आपने, 1 जूल 10 इज इक्वल्स raised. टू 10⁷ अर्ग, ठीक है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखिए। सो यहाँ पर वर्क डन में 3 चीजें समझनी है।
एक तो पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा नेगेटिव वर्क डन और तीसरा जीरो वर्क डन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नेचर ऑफ वर्क डन इन वेरियस सिचुएशन। नेचर of work done in various situation। ठीक है, गलत लिख दिया, केसेस लिख देता हूँ, छोटा सा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए, सबसे पहले चीज, when a body falls freely under gravitational pull the work done by gravity is positive। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक ही है। when a horse pulls a cart on a level road the work done is positive। why? because जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर बॉडी का मोशन हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर ये जो मैंने केस लिया, दिस इज फॉर द पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन में क्या कंडीशन रहती है कि जो एंगल है थीटा कैसा होगा, एक्यूट, एक्यूट होगा ना। Yes, sir. ठीक है, दूसरा, अगर हम नेगेटिव वर्क डन की बात करें तो नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल देखिए, कि यहाँ पर मान लो ये हमने एक रफ सरफेस ले ली जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, कितना है 0.2, और यहाँ पर हमने एक 2 kg का ब्लॉक रखा है जिसपे हमने फोर्स लगाया F। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए कि ये जो सरफेस है वो कैसी है बेटा, रफ सरफेस है। जब रफ सरफेस है तो डेफिनेटली जब आप फोर्स लगा के उसे इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. तो Yes, फ्रिक्शनल sir. फोर्स जो लग रहा है, द फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बना वो कितना बन गया, 180 डिग्री। कितना बन गया, 180 डिग्री। अब आप देखो वर्क इज इक्वल जो आप करेंगे एफ एस कॉस 180, तो कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो वर्क इज इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस एफ इंटू एस। तो ये जो वर्क होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या लिख सकते हैं, दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा देखो, नेक्स्ट है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन में एंगल कितना होना चाहिए, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना होगा, 90। और यहाँ पर कितना क्या होगा, एंगल एंगल क्या होना चाहिए, थीटा ऑप्ट्यूस। थीटा क्या होना चाहिए, ऑप्ट्यूस। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ पर थीटा का वैल्यू जब आप 90 डिग्री ले लेते हो, 90 डिग्री ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल when a coolie travels on a platform with a load on his head, तो वर्क डन बाय द कूली जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि क्या है, सपोज देखिए, जैसे मान लो
अब ये कूली जो है इसने अपने सिर पे लोड लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? लोड। ठीक है, तो ये जो लोड है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है? mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो कूली है वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है। तो अब आप एक चीज समझिए कि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? ठीक है, ये फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90। भाई आपने कूली को सामान उठाते हुए देखा है कभी? ये खुद ही उठाते हो? Yes, sir. Yes. हैं? देखा है सर। यस सर किसके लिए बोला? देखा है उसके लिए या खुद ही उठाते हो उसके लिए? देखा है सर। देखा है सर। देखा है सर। कितना शर्म आती है नहीं सामान उठाने में, तो जैसे तो देखो, अब यहाँ पर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है। तो आप देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो फोर्स मतलब वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 नहीं बन रहा है, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. दूसरा एक और Yes, sir. एग्जांपल से समझो इसी चीज को। सपोज ये हमने एक स्ट्रिंग ली और इस स्ट्रिंग के एंड पे हमने एक बॉल अटैच किया हुआ है। अब ये बॉल जो है उसे आप रोटेट कर रहे हो सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में जब आप बॉल, जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ जो बॉल अटैच किया हुआ है, तो टेंशन तो अंदर की तरफ लग रहा है। टेंशन कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ। और इस बॉल पे उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट जो हो कहाँ हो रहा है? देखो आप हर एक पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। तो अब आप देखो कि टेंशन और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 बनेगा एंगल। भाई आप इसका Yes, sir. टेंजेंट बनाओगे, सपोज ये तो थोड़ा सा देखो मैं बताऊं, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाऊं सर्कल पे, ठीक है, तो ये टेंजेंट ऐसा बनेगा, तो ये एंगल 90 बना। अब ये स्ट्रिंग है, मान लो ये यहाँ पर है, तो ये एंगल कितना बना? 90 बना। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये एंगल 90 बना। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ये एंगल 90 बन गया। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग है तो ये एंगल 90 बन गया, सॉरी ये एंगल 90 बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90। यस और नो? Yes, sir. तो फिर वर्क डन कितना हो गया? Zero. वर्क डन जीरो हो गया यहाँ पर भी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो गया वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक, अच्छा अब समझो कि वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स, वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स। तो यहाँ पर समझिए, ये सरफेस ले ली हमने, ठीक है, और या पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और ये पॉइंट बी। ठीक,
अब हमने O से लेकर A तक का जो है उसको मैंने लिया है डिस्प्लेसमेंट S1। इससे क्या ले लिया, ये हो जाता है दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया S1 से, एंड ये O से लेकर B तक ये रिप्रेजेंट किया मैंने S2 से। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, लेट्स कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B। कहाँ से कहाँ तक, A टू B अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरी फोर्स। तो हम बॉडी को स्टार्ट A से B पे लेके जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि O से A तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो S1 है, और A से B क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। समझ में आ रहा है बेटा? तो Yes, sir. ये जो बचा, ये जो बचा A से B, ये हमें निकालना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S2 माइनस S1 ही तो हुआ, राइट? अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि पॉइंट P पे हमने एक ब्लॉक रखा है, और इस पॉइंट P से ये ब्लॉक को हम लेके जा रहे हैं पॉइंट B तक। लेकिन हमने ये कंसीडर किया है कि जब हमने यहाँ पर फोर्स F अप्लाई किया और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ds अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, हमने कंसीडर क्या किया, सपोज वी मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू Q। भाई A से B पे ले जा रहे हैं, उससे पहले हमने क्या किया, एक स्मॉल सेगमेंट में हमने उसको डिवाइड कर लिया। ठीक, हमने क्या किया कि मैंने ये माना कि वी आर मूविंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट P टू Q, एंड P टू Q का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वी हैव टेकन अ वेरी स्मॉल। यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा शो किया है बेटा ds, बट रियलिटी में जब आप छोटा लेते हो तो हम ये मान सकते हैं कि अगर आपने एक ब्लॉक यहाँ रखा है तो ये इतना सा डिस्प्लेसमेंट करके हमने यहाँ पे ले लिया, मतलब सिर्फ ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उसी चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखाया है ताकि आपको दिखने में क्लैरिटी रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करने के लिए, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया है dw, कितना वर्क किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया dw, and with the help of this small amount of work done we have done a displacement of ds from point P to Q. So what we can say here, the force varies between the points P and Q, but due to very small amount of displacement ds, it may be taken constant over the small displacement. बात आ रही है समझ में? ये हम वेरिएबल फोर्स लेके चल रहे हैं। अब वेरिएबल फोर्स से तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, भाई हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फोर्स लगाया, लेकिन हर एक पॉइंट पे फोर्स अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, एक छोटा सा सेगमेंट लिया कि भाई इतना सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो फोर्स यूज किया गया है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। और उसकी वजह से हमने जो वर्क डन किया उसे मैंने रिप्रेजेंट किया है dw से। किससे रिप्रेजेंट किया है, dw से। एंड वी कैन राइट दैट dw दैट मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स, जिसे हमने कांस्टेंट ले लिया है फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी ध्यान रखना, फोर्स वेरिएबल है बट फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी हैव टेकन इट अ कांस्टेंट। ठीक है, एंड इनटू ds, ds क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, तो f डॉट ds। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, Yes, अब sir. हमें फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू B। क्या फाइंड करना है, द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू B, एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द अबव लिमिट्स, लाइक A से लेकर B तक हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। भाई हर एक पॉइंट पे अलग अलग फोर्स है, लेकिन हमने क्या किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया जिसके लिए हमने फोर्स को कांस्टेंट मान लिया, एंड नाउ वी आर डूइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट, ए से बी के लिए हमें वर्क डन निकालना है, तो ए से बी के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए,
मैंने लिख लिया यहाँ पे दोनों तो साइड इंटीग्रेशन का, एंड डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट वेक्टर एफ डॉट डी एस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर दोनों ही केसेस में सपोज हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की बात करें, कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट की अगर हम बात करें, तो S1 and S2 are the magnitude of the initial and final displacement of the body at the points A and B with respect to the reference point O। दिख रहा है सभी को? S1 और S2 जो है वो क्या है हमारा, S1 and S2 are the magnitude of initial and final displacement। ये आपका initial displacement है, and S2 जो है this is your final displacement। और दोनों ही कंडीशन में जो ओरिजिन है, मतलब जो रेफरेंस पॉइंट लिया है, वो कौन सा लिया है, ओ लिया है, यस और नो। तो ओ से ए आपका S1 हो गया, एंड ओ से भी आपका S2 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, that with respect to the reference point O we can write that work done equals to integration from S1 to S2 vector f dot ds। ठीक है, लिख सकते हैं। Yes, sir. If vector f and ds are along the same direction, along the same direction, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, उस केस में हम ये लिख सकते हैं that work done equals to integration from S1 to F2 S2 f dot ds, तो हो जाएगा f ds cos 0, cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, एंड देन वी कैन पुट द वैल्यू f ds को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा s लिमिट s1 से लेके s2 तक, तो f इंटू s2 माइनस s1, एंड ये हो जाएगा f डॉट डेल्टा s। कुछ बुक्स के अंदर x1 x2 लिमिट ली हुई होती है, तो f इंटू डेल्टा x लिखा होता है। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहां तक एनीवन हैज एनी डाउट ना? हेलो, किसी को कोई डाउट है क्या? No, No, sir. sir. फिर ठीक है। ठीक, अच्छा अब एक चीज देखिए, नेक्स्ट है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? Capacity to do. एग्जैक्टली, कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। सो एनर्जी के लिए हम कह सकते हैं इट्स कैपेसिटी its capacity for doing work, right? एंड एनर्जी कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर या वेक्टर? एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? Scalar. एग्जैक्टली, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इतना सोचने जैसा था नहीं वैसे ये। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t minus 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द एनर्जी, ठीक है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी व्हिच वी विल स्टडी लेटर ऑन। द वन इज द मैकेनिकल एनर्जी, then heat energy, then light energy,
देन साउंड एनर्जी, एटसेट्रा, बहुत सारी हैं। ठीक, अब इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है, इस मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स हम कर सकते हैं। एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। सुना है इसके बारे में कभी जीवन में? हेलो, यस सर। सुना है कभी? Yes, sir. राइट, सुना है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया होगा। तो वी कैन से द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion, that is called kinetic energy, right? तो क्या कहेंगे? एनर्जी possessed by a body due to virtue of its motion. So energy possessed by a body due to virtue of its motion is called काइनेटिक एनर्जी। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो आपने देखा होगा कि जैसे कि विंड मिल्स हैं, तो विंड मिल्स जो है लाइक एयर ब्लो होता है, उसकी वजह से आपकी विंड मिल्स चलती हैं, राइट? देन रनिंग वाटर, दैट इज ऑल्सो अ काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से हम वाटर मिल्स को भी रन करवा सकते हैं। देन आपने देखा होगा, सपोज आपको वॉल, आपके घर में जैसे वॉल है, तो वॉल के अंदर आपको नेल को आपको फिट करना है वॉल के अंदर, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हैमर से उसे जोर जोर से मारते हैं नेल पे। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं, राइट? बिकॉज जो हैमर है वो कौन सी सिचुएशन में होता है, दैट इज इन मोशन, राइट? भाई हैमर को हम क्या करते हैं, मारते हैं ना ऐसे ऐसे करके, देखो ऐसे ऐसे करके ठोकते हैं। तो ये यहाँ पे लेके आए, फिर ऐसे मारा टंग, फिर लेके आए, फिर मारा टंग। ये बात अलग है कि नेल घुसेगी नहीं दीवार में, कि वो आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, टूट जाएगी या कुछ भी होगा, है ना? लेकिन हम कौन सा एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कभी किसी ने कोशिश की है हैमर से नेल को अंदर फिट करने की वॉल में? Yes, sir. किया है, हो गया था? सर मतलब मेहनत लगती है। सही है, चलो। तो ये हो गया। दूसरा काइनेटिक एनर्जी का यूज क्या है? अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, अगेन इट्स एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई आप फायर करते हो तो बुलेट दौड़ती हुई जाती है ना, टू पियर्स द टारगेट। तो अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके, अब समझिए। हम लोग काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं अब, ठीक है? तो सपोज मान लो कि एक बॉडी लिया है हमने कि जो कि रेस्ट कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में है? एट रेस्ट। और ये हमने एक सरफेस ले लिया है, ठीक? अब ये जो बॉडी है, उस बॉडी पे मैंने लगाया फोर्स F। अब फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है
कि इस बॉडी के अंदर मोशन होता है और उस मोशन की वजह से ये v वेलोसिटी से, ये m मास का जो बॉडी है वो v वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, राइट। और जब ये ट्रैवल करेगा तो डेफिनेटली सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो किया होगा, तभी ट्रैवल किया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर जब हम वर्क डन की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू वेक्टर f डॉट s and the force and the motion both are in the same direction, so we can say work is equals to fs cos theta, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वर्क इज इक्वल्स टू f into s, yes or no। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन हो रहा है तो उस एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन के लिए हम लिखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई फॉर्मूला है Yes, ना, sir. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या। Yes, यहाँ sir. पर क्या Yes, किया, Yes, sir. यहाँ पर आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s की जगह एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 2s, क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय 2s। तो यहाँ पर जो फोर्स है जिसमें हम लिख रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस करेंगे v स्क्वायर बाय 2s से, किससे रिप्लेस किया, v स्क्वायर बाय 2s से। और अब इसका यूज करो, देखो वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का वैल्यू हमने यूज किया यहाँ पे m इंटू वी स्क्वायर बाय 2s मल्टीप्लाई बाय s, ये s से s गया तो बचा क्या 1/2 mv स्क्वायर। अब ये जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन किसके इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, सो वी कैन से दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर। बोलो क्लियर है। Yes, sir. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, वैसे तो पढ़ा था। Yes, sir. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो गया हाफ mv स्क्वायर। बोलो एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस। No doubt, sir. पक्का। Yes, sir. ठीक, अब इसी को करने का एक और मेथड है, बताऊं। आप बोलोगे तो ही बताऊंगा, फिर मत बोलना सर आप पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हो। चलो नहीं बता रहा, छोड़ो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। सपोज दैट, जैसे अभी हमने केस लिया था बेटा, सेम कंडीशन है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। Suppose that a body is initially at rest and the force F is applied on the body and to displace it through displacement ds along the direction of the force। तो जैसे हमने यहाँ पर जो कंडीशन ली थी उसी कंडीशन को लेते हुए चलेंगे, ठीक। तो आप एक चीज समझिए कि ये बॉडी है और इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया F और ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पहुंच रही है, ठीक है, v वेलोसिटी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसने कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया होगा ds, तो मैं ds को लेके चलता हूँ अभी कि भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया और उसकी वजह से उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया वो ds आया, ठीक। तो मैंने लिखा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट ds, राइट। अब दोनों का जो है लाइक फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो f ds cos 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू f ds।
Now this force is what? This force is mass into acceleration. This force is mass into acceleration. भाई ये तो पढ़ा अभी हमने. पढ़ा ना? Yes, sir. और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या हम एक्सेलरेशन को dv by dt लिख सकते हैं? क्या एक्सेलरेशन को Yes, dv sir. by dt लिख सकते हैं? Yes, sir. क्या v is equals to ds by dt होता है? Yes, sir. अब इसी का हम यूज करेंगे. देखो कैसे. तो हमने लिखा dw is equals to fds. f की जगह हमने लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये आपका ds. अब ये जो एक्सेलरेशन है इसे मैंने लिख दिया dv by dt डॉट ds. ठीक. अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज किया. देखो ये जो ds by dt है, इस ds by dt को हम क्या लिख सकते हैं? ds by dt को हम क्या लिख सकते हैं? नक्षत्र. V. नक्षत्र समझ में आ रहा है? नक्षत्र. जैनम. जैनिल. Yes, sir. जागृत. Yes. तनिषराज. Yes, sir. सो गए क्या तुम लोग? No, sir. अरे तो बोलो यार, ऐसे मत करो. देखो m डॉट डी बाई डी टी इंटू डी एस. तो ये डी एस बाई डी टी है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं v. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो वर्क डन जो है, अब आप देखो ये आया आपका dw इज इक्वल्स टू mv dv. dw क्या आ गया? mv dv. तो हम यहाँ पे dw इक्वल्स टू इनिशियली रेस्ट कंडीशन पे था एंड फाइनली उसकी स्पीड v थी. तो हम क्या लिख कर सकते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? u से लेके v तक. भाई उसकी स्पीड इनिशियल वेलोसिटी हमने u ले लिया, फाइनल वेलोसिटी हमने v ले लिया. तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v. mv dv लिख सकते हैं. अब यहाँ पर आप जैसे जानते हैं मास कांस्टेंट वैल्यू है कृष्णा, तो u से लेके v तक और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ v dv का करेंगे. तो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा कृष्णा? कृष्णा v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? Yes, sir. v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर वो पंकज. थोड़ा मतलब इंटीग्रेशन पंकज. डिफरेंशिएशन. पंकज v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाय 2. राइट. तो देखो हम क्या लिखेंगे? वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u टू v. v dv को इंटीग्रेट करेंगे, मास कांस्टेंट वैल्यू है v स्क्वायर बाय 2 और कहां से कहां तक है लिमिट? u से लेके v तक है. कहां से कहां तक है? u से लेके v तक. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? m बाय 2 इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. राइट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2. तो ये जो mv स्क्वायर बाय 2 है इसका मतलब हाफ mv स्क्वायर हो गया. इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी आ गया फाइनल माइनस ये आ गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा के. ये क्या हो गया? w इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. बोलो कोई डाउट है? No, No, sir. sir. अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर हमने पता है क्या किया है? हमने इससे पहले जो डेरिवेशन किया था उसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या आया था? 1/2 mv स्क्वायर आया था. 1/2 mv स्क्वायर आया Yes, था. sir. यहाँ Yes, पर sir. भी 1/2 mv स्क्वायर आ सकता है. कैसे? इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0. तो देखो w इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर. तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. यही तो प्रूफ किया हमने पहले अभी. यस और नो?
Yes, sir. बेटा मैंने Yes, sir. आपको जो बताया था ना कि मैं दूसरा मेथड Yes, बताऊं sir. या नहीं बताऊं, वो मैंने दूसरा मेथड भी आपको बता दिया और काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम भी बता दिया, दोनों काम कर दिया मैंने। इसी चीज को, इसी इक्वेशन को हम प्रूव कर सकते हैं इस मेथड से भी, इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी। सिर्फ हमें u की जगह 0 लेना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप 0 की जगह u ले लेते हो तो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम बन जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. तो मैंने Yes, आपको sir. दोनों मेथड करा दिए इन शॉर्ट, ठीक है? आप हाँ बोलो या ना बोलो, मैं तो करा ही दूंगा। ठीक, बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, No, sir. sir. कोई डाउट है किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? No doubt, sir. पक्का? Yes, sir. अगर बाद में डाउट निकला ना तो फिर बता दूंगा, और क्या। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, वर्क ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। किसके बारे में बात करेंगे अब हम? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ पढ़ा है आप लोगों ने अपने Yes, जीवन sir. काल में? Yes, sir. क्या पढ़ा है? Energy possessed by a body by virtue of its position. वाह, गुड, वेरी गुड। डेफिनेशन तो ऐसे याद रखी है तुम लोगों ने कि क्या ही टीचर मार्क काट जाएगा तुम्हारा। गजब, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। देखो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लिखते हैं एनर्जी possessed बाय बॉडी, एनर्जी possessed by a body due to virtue of its position is called potential energy। ठीक है? अब देखो, यहां पर मैंने क्या किया कि एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है? और इस ब्लॉक को ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया ए, और इस पॉइंट ए से ये पॉइंट बी, यहाँ पे इस बॉक्स को लेके जा रहे हैं, ठीक है? ये पॉइंट बी विथ मास m, ठीक है? अब एक चीज समझो कि ये कोई अलग अलग बॉडी नहीं है। पहले तो ये क्लियर कर दूं, रुको, ये कंफ्यूजन नहीं तो तुम लोग पाल लोगे फट से कि ये अलग अलग बॉडी कहाँ से आ गया। देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है विद मास m, सेम बॉडी है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करेगा? mg, ठीक है? अगर हमें इस बॉडी को
with zero acceleration. If you want this body to move with zero acceleration, अगर इस बॉडी को हमें लेके जाना है पॉइंट बी पे with zero acceleration, we wish to move it from point A to point B. ठीक है, देश बताओ कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने के लिए? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने के लिए विथ जीरो एक्सेलरेशन आपको ले जाना है h हाइट पे, तो आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बॉडी पे? शायद आप बताओ, शैल। यस सर। बताओ भाई। तनिष राज आप बताओ। तनिष राज, नक्षत्र, नक्षत्र, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने के लिए सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आपको अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा mg, राइट? तो वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? तो h है, तो और फोर्स कितना लगेगा? mgh। तो ये जो वर्क डन होगा mgh, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हियर। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Next is conversion of potential energy into kinetic energy। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन शो करेंगे। एंड सेकंड थिंग, इसके अंदर ये भी प्रूव होगा दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो कैसे वो देखो। देखिए यहां पर क्या है, हमने एक बॉल लिया है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 एंड इसे हमने फ्री फॉल कंडीशन में ड्रॉप किया है। क्या किया है? फ्री फॉल कंडीशन में ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने के बाद क्या होगा कि ये जो स्फीयर है वो यहाँ पे आएगा, मतलब ये जो बॉल है वो यहाँ पोजीशन आएगी इसकी कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये इस तरीके से पोजीशन है। दिस इज एट ग्राउंड, ये है ग्राउंड की कंडीशन। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये हमने पॉइंट्स ले लिए बेटा।
नाउ इनिशियली फ्री फॉल कंडीशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट इसकी स्पीड हो जाती है v, एंड आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट c इसकी स्पीड हो जाती है v डैश. लेना चाहो v डैश ले लो, या फिर कैपिटल V से रिप्रेजेंट करना चाहो कैपिटल V से रिप्रेजेंट करो, जैसी आपकी इच्छा. ठीक. अब यहाँ पर टोटल हाइट जो है, मतलब ग्राउंड से पॉइंट A तक का जो हाइट लिया हुआ है, दिस हाइट इज h. ये हाइट कितनी है? ये हाइट है h. और पॉइंट A से पॉइंट B पे जब ड्रॉप हो रहा है तो ये पॉइंट A से पॉइंट B तक ये जो ड्रॉप आ रहा है ये है x. तो B से C मतलब ये जो रहा डिस्टेंस, ये कितना आएगा? h माइनस एक्स. ये चीज समझ में आई सभी को? Yes, sir. सभी को Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. अब आगे समझिए. देखो पॉइंट A पे, एट पॉइंट A अगर हम देखें टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A. तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A की अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहला केस है, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A के लिए हम क्या लिख सकते हैं? mgh. कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट A पे? देखो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का बॉल है, ग्रेविटी g डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एंड हाइट h. मतलब पॉइंट A पे जब इस पॉइंट पे है बॉडी, उस टाइम पे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh. और उसी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A की अगर हम बात करें तो हाफ mv स्क्वायर से अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. तो वेलोसिटी 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए. यस और नो? Yes, sir. दूसरी चीज देखो, अगर हम सेकंड देखें इसमें, एट पॉइंट B, एट पॉइंट B. अब पॉइंट B पे देखो, पॉइंट B पे टोटल एनर्जी निकालनी है आपको, तो अगेन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B. ये आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B हम क्या लिख सकते हैं? इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी? h माइनस एक्स. तो m g h माइनस एक्स. बोलो क्लियर है? पोटेंशियल Yes, एनर्जी sir. कितनी होगी? m g h माइनस एक्स. अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पॉइंट B पे. तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हाफ m. कितनी वेलोसिटी है पॉइंट B पे? v स्क्वायर. कितनी है? हाफ m v स्क्वायर. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये जो v है, ये v कितना आना चाहिए भाई? इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? पॉइंट A से पॉइंट B में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? X. x X. डिस्टेंस ट्रैवल किया है. तो पॉइंट A से पॉइंट B में जो डिस्टेंस x ट्रैवल किया है, तो पॉइंट A से पॉइंट B पे पहुंचेगा, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax लिख सकते हैं. v स्क्वायर माइनस Yes, u sir. स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax. ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. और ये जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से आएगा? ग्रेविटी की वजह से आएगा, बिकॉज इट इज इन फ्री फॉल कंडीशन. तो हम क्या लिख सकते हैं? 2gx. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेल समझ में आ रहा है? Yes, sir. नक्षत्र आया भाई? तू वापस नहीं आया होगा. तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gx. तो यहां पर देखिए u क्या है? 0 है. तो क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx. v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2gx. अब ये v स्क्वायर की वैल्यू को आप यहां पुट करो,
तो देखो क्या मिलेगा, दैट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। और ये जो v² हमें मिला बेटा, उस v² की वैल्यू कितनी है? इस v² की वैल्यू है 2gx। v² का वैल्यू कितना है? 2gx। तो यहाँ पे देखो v² की वैल्यू हमने क्या ले ली? 2gx ले ली, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आया? mgx आ गया। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Total energy at point B is equals to potential energy at point B plus kinetic energy at point B। ठीक, तो potential energy at point B हम क्या लिखेंगे? mg into h minus x लिख सकते हैं भाई, ये रहा Yes, ना sir. mg h minus x। तो लिखेंगे mg h minus x, और काइनेटिक एनर्जी कितना आया बेटा? mgx आया। कितना आया? mgx। mgx तो ये लिखा mgx, ठीक है। अब आप देखो mgh माइनस mgx प्लस mgx, ये और ये कैंसिल आउट, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आया? mgh आ गया। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आया भाई? MGH. MGH. और टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना आया था? mgh MGH. ठीक है। अब सी के लिए निकालना है एट पॉइंट सी। देखो एट पॉइंट सी, थर्ड पॉइंट के लिए, तो एट पॉइंट सी इसकी हमें वही टोटल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो अब आप मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आएगा? पोटेंशियल Zero. एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आएगा? 0. 0। क्यों? क्योंकि पहले ये इस हाइट पे था, फिर इस हाइट पे आया, और अब इस हाइट पे आया। तो यहाँ पर हाइट कितनी है? 0 है पॉइंट सी पे, तो ग्राउंड पे आ गया। तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में जब बॉल सी ग्राउंड पे आ जाता है तो उसका पोजीशन क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर हम mgh जब लिखेंगे तो हाइट क्या आएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि हाइट क्या है? 0। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 mv²। क्या लिखेंगे? 1/2 mv²। v की जगह हम ले लेते हैं v डैश का स्क्वायर। क्या ले लेते हैं? v डैश का स्क्वायर। बोलो समझ में आया? लेकिन ये जो v डैश है वो कितना आएगा? वही निकालना पड़ेगा। पॉइंट ए पे जब बॉल था, पॉइंट ए पे जब ये बॉल था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। पॉइंट सी पे जब बॉडी पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v डैश, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दैट 1/2 mv डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट v डैश स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g और h। देखो पहले मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिख देता हूं, 2ax। अब ये जो x है, एक्चुअली x क्या है यहाँ पे? देखो दिस 2as होता है। s कितना है? पॉइंट a से पॉइंट c तक का, पॉइंट a से पॉइंट c देखो कितनी हाइट है? पॉइंट a से पॉइंट c तक की हाइट बताओ। h। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? h डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे h लिख देंगे s की जगह पे। और ये जो एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g लिख लेंगे। तो v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, जिसमें u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो लिखेंगे v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। बोलो क्लियर है यहाँ तक?
तो Yes, kinetic sir. Yes, sir. at point C is equals to 1/2 m v dash का स्क्वायर आ जाएगा 2gh। ये 2 से 2 गया तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C कितना आ जाएगा mgh। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप Yes, sir. टोटल एनर्जी निकालेंगे एट पॉइंट C तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया mgh और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया 0। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट C कितना निकाला mgh। बोलो आया समझ में? Yes, sir. Yes, तो sir. ये आपका इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। तीनों ही कंडीशन में आपको जो आंसर मिला है टोटल एनर्जी कितना मिला है mgh। यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो दैट टोटल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Total energy at point A equals to mgh. This is your first equation. ठीक है? तो ये कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी हमने कंप्लीट किया और आपने देखा कि टोटल एनर्जी कैसी रह रही है, कंजर्व रह रही है। कैसी रह रही है? कंजर्व। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पे अब किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir.